Assalamu alaikum students. Let's start with our next topic, that is algorithm. बुक में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले फ्लो चार्ट है, बट फ्लो चार्ट जनरली एल्गोरिदम बनाने के बाद फ्लो चार्ट बनाना चाहिए. दैट इज वे इजी एज कम्पेयर टू राइटिंग द फ्लो चार्ट फर्स्ट एंड देन गोइंग टू द एल्गोरिदम. हमें पहले एल्गोरिदम ही लिखना चाहिए, उसके बाद फ्लो चार्ट पे जाना चाहिए. मे बी दिस दिस इज अ बग इन दिस बुक. उन्होंने गलती से पहले लिख दिया था इसको. खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है. यानी हम एल्गोरिदम में पहले लिखते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के तरीके को, और एल्गोरिदम में फ्लो चार्ट में उसी चीज़ को हम ये कर देते हैं कि अगर आपने उसी चीज़ को तस्वीरी शक्ल में या पिक्टोरियली शो करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट. तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में. खैर, लेट अस स्टार्ट विद एल्गोरिदम. एल्गोरिदम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो जिन स्टेप्स को, या उर्दू में अगर हम कहें तो जो मरहलावार हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है. एल्गोरिदम एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, अल ख्वारिज़मी, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, तो उनके नाम पे इसका नाम एल्गोरिदम रखा हुआ है. अल ख्वारिज़मी वो चेंज होते होते एल्गोरिदम बन गया इंग्लिश में. सो बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्टेप्स होंगे किसी भी चीज़ को हल करने के, वो एल्गोरिदम है. और वो स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए. यानी वो स्टेप्स जो हैं वो काउंटेबल होने चाहिए, इनफाइनाइट ना हो. ऐसा ना हो कि एल्गोरिदम कभी ख़त्म ही ना हो. यानी वो स्टेप इतने हो कि उनको हम गिन लें, बेशक वो लाखों में हो स्टेप्स, लेकिन वो गिनने के काबिल हो. जिस तरह से यहाँ पे एक एल्गोरिदम, एक मिसाल है कि अगर आपने चाय बनानी है, अब एल्गोरिदम को आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप इंग्लिश में लिख लें उसको या उर्दू में लिख लें, बस आपने याद रखना है कि शुरू में स्टार्ट लिख देना है आपने. पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा. अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और उर्दू में लिख रहे हैं तो आप स्टार्ट ही लिखें, बेहतर है. और आखिर में एंड लिख देंगे उसको. ठीक है, आखिर में हमेशा एंड लिखना है. उर्दू में लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी बेशक एंड लिख दें या फिर इख्तिताम लिख दें. बाकी आपने स्टेप्स लिखने हैं जो भी कॉमन सेंस के मुताबिक आपको लगता है कि स्टेप्स होने चाहिए. एल्गोरिदम की कोई ख़ास ज़बान नहीं होती, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं लिखते हम एल्गोरिदम को, कि हम किसी कंप्यूटर के किसी ज़बान में लिखें, सी में लिखें, जावा में लिखें या पाइथन में लिखें. हम इसको अपने लफ्ज़ों में लिखते हैं. यानी एक हाई लेवल सा कंस्ट्रक्ट होता है, एक आइडिया होता है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है. और कोई फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, अपने लफ्ज़ों में लिख देते हैं. जिस तरह से ये चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे, उर्दू में लिखें तो हम कहेंगे ऐसे जी, केतली एक ले लें, इसमें पानी डाल लें. पानी डालने के बाद इस केतली को आग के ऊपर रख दें, चीनी और दूध इसमें डाल दें, इसके उबलने का इंतज़ार करें, उसके बाद केतली को आग से उतार लें और दैट्स इट, चाय बन गई. उसके बाद उसको पी लिया जाएगा. अब इस पे लोग कुछ लोग डिफरेंट तरीके से चाय बनाते होंगे. इस तरह कुछ लोग चाय में जो दूध है वो बाद में डालते हैं. यानी चाय को बनने के बाद उसमें पाउडर वाला दूध डाल लेते हैं, या इवन टी बैग से भी यूज़ करते हैं. तो वो डिफरेंट तरीके से फिर चाय बनेगी. इंग्लिश में अगर बात करें तो हम कहेंगे टेक अ केटल, pour some water in it, put the kettle on the fire. यानी इसको आग पे रख दें, फिर उसमें ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट अंटिल इट बॉयल्स, रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर. इसको चूल्हे से उतार लिया जाएगा और फिर ये चाय आपकी बन जाएगी. बस यहाँ तक लिखना है, उसकी डिटेल आगे नहीं लिखनी कि अच्छा भी चाय फिर आप पी लेंगे, कप में डालेंगे और उसको उसके बाद उसको ऐसे करेंगे. या आपने ये भी नहीं लिखना कि अच्छा भी आग जलाएंगे, पानी लेके आएंगे, दूध लेके आएंगे बाजार से. इतनी डिटेल में नहीं जाना. हमने एज्यूम ये करना है कि हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं और हम सिर्फ उस काम को करने लगे हैं जो हमारा रिक्वायर्ड काम है, जो हमारा इस वक्त मसला है. ओके, एल्गोरिदम बहुत हेल्प करता है हमें किसी भी मसले को हल करने में. यानी आमतौर पे हमने जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने होते हैं, हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का कोड नहीं लिखते. हम सबसे पहले उसका एल्गोरिदम ही लिखते हैं. हम पेज के ऊपर ही उसको सॉल्व करते हैं. इसलिए मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ 10th क्लास में या इवन उससे हायर क्लासेस में भी, कि आपने पहला काम ये करना है कि पेज पे कोड लिखना सीखें. पेज पे जब आप कोड लिखना सीख जाएंगे, एल्गोरिदम बनाना सीख जाएंगे, उसको टाइप करना है सिर्फ, उसके बाद आपने किसी लैंग्वेज में, वो कोई इशू नहीं है. ओके.
उसके बाद हम अगर फ्लो देखें प्रोग्राम का, सबसे पहले पहले एक मसला है जो हमने देखा पहली हेडिंग में कि एक मसले को हल किस तरह से करते हैं। हम उस मसले के लिए एल्गोरिदम बनाएंगे, एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पहले एल्गोरिदम होना चाहिए, उसके बाद फ्लो चार्ट होना चाहिए, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है इसमें, क्योंकि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। उसके बाद हम उससे कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। वो कोई दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि आप उसको कन्वर्ट कर लें, वो आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, कुछ एल्गोरिदम की तश्कील के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं, अलामतें हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन है। हम स्टार्ट बटन हमेशा यूज़ करेंगे जब भी हमने एल्गोरिदम को शुरू करना होगा। इनपुट के लिए इनपुट, यानी आपने अगर यूज़र से कुछ लेना है, जिस तरह हम कैलकुलेटर पे अगर ये कहा जाए कि 2 नंबरों को ऐड कर दें, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम पहले 2 नंबर उसको देंगे। ठीक है, कंप्यूटर पे भी अगर आप कोई कंप्यूटर को कुछ बताना है आपने, तो आप उसको इनपुट देंगे। जिस तरह से अगर हमने किसी फाइल को ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं, वो डबल क्लिक हमारी तरफ से इनपुट है। उसके जवाब में जो कंप्यूटर हमें करके देता है वो आउटपुट है। ठीक है, वो उसका रिजल्ट हमें शो कर देता है। फिर सेट है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स वगैरह के चीज़ों नामों को या उनकी कीमतों को हम तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है, कोई ये चेक करना है कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो फिर ये कर देना, अगर ऐसे नहीं है तो ये कर देना। मिसाल के तौर पे अगर किसी की एज 12 साल से कम है तो उसको 9th में दाखिला नहीं मिलेगा, जो बोर्ड का रूल है। तो वहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स, अगर मगर करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक लाइन के ऊपर। बट ये थोड़े से एडवांस लेवल की चीज़ें, गो टू को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, अब ये तो ख़त्म हो गया वैसे ही। देन आउटपुट में हम ये करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है हमने, तो हम उसके लिए आउटपुट का वर्ड या प्रिंट का वर्ड यूज़ करते हैं। और आखिर में हम स्टॉप का वर्ड यूज करते हैं, या फिर एंड का वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम खत्म हो रहा है। तो याद रखिएगा, एल्गोरिदम का खत्म होना जरूरी है। अनलिमिटेड या इनफाइनाइट स्टेप्स एल्गोरिदम में नहीं हो सकते। अब ये कुछ मिसालें हैं एल्गोरिदम की। एक मिसाल है कि अगर आपने 5 नंबर लेने हैं, उनको जमा करें, उनको ज़रब दें और उनकी एवरेज निकालें, इसके लिए एल्गोरिदम अगर लिखना हो। ये ज़रा पहला एल्गोरिदम है जो ज़रा मैथमेटिक्स के बारे में या कंप्यूटर के बारे में। हम इससे पहले एक इससे ज़रा सादा एल्गोरिदम लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर है और उनको जमा करने का एल्गोरिदम हमने लिखना है। मैं ज़रा साइड पे लिख रहा हूँ इसको, जस्ट बी विद मी हेयर। पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे जनाब, हमेशा हम स्टार्ट लिखेंगे शुरू में, जब भी एल्गोरिदम शुरू करना होगा हमने। और दूसरे स्टेप पे क्या लिखेंगे, अब हमें 2 नंबरों को हमने ऐड करना है। ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, किताब में नहीं है। देन वी विल इनपुट द फर्स्ट नंबर। पहले नंबर को हम n1 कह लेते हैं, लेट्स से नंबर 1। फिर हमें एक और नंबर चाहिए, हम लिखेंगे इनपुट n2। फाइन, दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 नंबर हमें मिल गए। आप बिल्कुल कैलकुलेटर को दिमाग में रखें अगर, या 2 नंबरों को जमा करने का जो प्रोसीजर आपके दिमाग में है, या छोटे बच्चे को जिस तरह सिखाते हैं वो अगर दिमाग में रखें, तो क्या करते हैं, 2 नंबरों को जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद उनका रिजल्ट किसी तीसरे जगह जगह पे रख लेंगे, किसी वेरिएबल में रख लेंगे। उस वेरिएबल का नाम हम सम ले लेते हैं। कोई भी नाम लिया जा सकता है वैसे, लेकिन वेरिएबल का नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो समझ में आए। अच्छा, सम में फिर n1 और n2 का रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स से n1 में एक नंबर पड़ा हुआ है 5, n2 में नंबर पड़ा हुआ है 3। तो n1 प्लस n2, 5 प्लस 3 8, सम में आ जाएगा 8। और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सम को स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट सम। और दैट्स इट। उसके बाद हम कर देंगे एंड। ये जनाब 2 नंबरों को ऐड करने का ये एल्गोरिदम इतना सा है सिर्फ। ठीक है, जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा। तो और मिसालें हैं किताब में। अगर आपने 5 नंबरों को जमा करना है, ज़रब देना है और औसत उनकी मालूम करनी है, तो उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर 5 नंबर हैं तो आप 5 नंबर ले सकते हैं। इनपुट नंबर्स n0, n1, n2, n3, n4, ये 5 नंबर हमने ले लिए हैं। देन देन वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन दीज नंबर्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल है सम का, उसको सेट कर दिया इस पे। या हम सिंपली ये भी लिख सकते थे कि सम इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, जिसका हमने ऊपर लिखा अपने एल्गोरिदम में। अभी जो हमने एल्गोरिदम देखा था वो अगर आपको याद है, तो हमने लिखा था सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं। यानी बस समझ आना चाहिए एल्गोरिदम पढ़ने वाले को कि इसका मतलब क्या है। जरूरी नहीं है कि यहाँ सेट का वर्ड ही हम यूज करें।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेट प्रोडक्ट टू, यहाँ सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू n0 प्लस मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4 एंड सो ऑन। ओके, सो ये दो काम हो गए। तीसरा काम हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए हमने जो सम निकाला हुआ है इसको 5 से डिवाइड कर दें अगर हम, क्योंकि रिजल्ट सम में पड़ा हुआ है पांचों नंबरों की एडिशन का। तो एवरेज ये होती है कि जितने टोटल नंबर हैं उनको जमा कर लें, और जितना उन उन सब का नंबर टोटल है, यानी कि 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर दें। अगर नंबर 6 होंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी सबको जमा कर दें और जितने नंबर टोटल है उतने पे डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज होती है, जिसको मीन कहा जाता है। इंग्लिश में मीन भी कहते हैं उसको, एवरेज भी कहते हैं, उर्दू में औसत कहते हैं। तो उर्दू में भी ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो सम आया उसको प्रिंट कर दें स्क्रीन के ऊपर, या आउटपुट का वर्ड यूज कर लें या प्रिंट का वर्ड यूज कर लें, दोनों वैलिड है। और उसके बाद आखिर में हमेशा एंड लिखेंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप दो नंबरों को, सॉरी 5 नंबरों को जमा किस तरह से कर सकते हैं, उनको ज़रब कैसे दे सकते हैं और उनकी एवरेज कैसे ले सकते हैं। ये एक मिसाल है। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गया जो मैंने आपको बताई है। अभी एक और इस बुक में पेज नंबर 18 के ऊपर, अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई मैथ और फोर्स आपको दी गई है और आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अच्छा भाई एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। एक्सेलरेशन और मास को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल आती है। तो अगर इसमें से हमने एक्सेलरेशन निकालना हो तो वी कैन ऑलवेज से कि भाई ये जो m है इसको दूसरी तरफ ले जाएं और इसको f से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल आएगा? एक्सेलरेशन। अब अगर हमें ये फोर्स और मास मिल जाए, एफ और एम अगर मिल जाए, तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जब भी इनपुट करें दो नंबर, एक में मैथ दे दें मुझे और एक में फोर्स दे दें, और सिंपली उसके बाद क्या करना है, ए इज इक्वल टू एफ और एम नाम लिख दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैथ, और उसके बाद प्रिंट कर दें एक्सेलरेशन को एंड एंड कर दें। दैट्स इट, इतना सादा है ये। सो इस तरह से आपने एल्गोरिदम लिख देना है, कोई वैल्यूज नहीं देनी मैथ और फोर्स को, बस जनरली लिख देना है कि कोई भी वैल्यू आए तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी नंबर का अगर हमने क्यूब निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम 3 साइडें होती हैं किसी भी चीज़ की, तो हम उसका वॉल्यूम उसको कह सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक साइड चाहिए, ठीक है, एक साइड चाहिए। तो हम तीनों इस साइड को अगर 3 दफ़ा ज़रब दे दें तो वो क्यूब बन जाएगा, उसका नंबर का क्यूब भी बाय द वे ऐसे निकलता है। तो हमने एक वॉल्यूम के नाम से एक वेरिएबल लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, ऐसे लिख दिया, तो वॉल्यूम आ जाएगा। साइड की जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसको हम इंग्लिश में, या उसका हुजम कह देते हैं उर्दू में। उसके बाद जो वॉल्यूम निकला है उसको हम प्रिंट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से अगर हमें एरिया पैरेललिज्म, पैरेललोग्राम का या मुतवाज़िल ज़िला का, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं उस डायग्राम की, बेस और हाइट। तो बेस और हाइट हमें मिल जाएंगी, और हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये आपने सारे मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे फार्मूले। तो एरिया निकल आएगा और उसके बाद उस एरिया को हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना। बिल्कुल उसी तरह से इसका ऊपर हम कर रहे थे, शुरू में स्टार्ट लिखेंगे और आखिर में एंड लिखेंगे। दैट्स इट। और भी मिसालें हैं कुछ, इन मिसालों को ज़रा देख लीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर हम आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये एक अच्छी मिसाल है ग्रेड बुक की। इसको मैं डिस्कस करूंगा अलग से एक वीडियो में, जिसमें हम अहम चीज़ों के एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाएंगे। इस तरह से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तब्दील करने का एल्गोरिदम ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको भी अलग से हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल वीडियो में, जो अहम क्वेश्चन हैं उसके साथ। ओके, एल्गोरिदम में को अगर हमने ये देखना है कि एल्गोरिदम कितना अच्छा है, तो उसमें दो चीज़ें। एक तो हमने ये देखना है कि एल्गोरिदम में स्टेप कितने हैं। जितने कम से कम स्टेप होंगे एक एल्गोरिदम में, उतना ही हम कहेंगे कि एल्गोरिदम अच्छा है। यानी एक बंदा है, वो एक काम को 10 स्टेप में कर रहा है, दूसरा बंदा उसी काम को 5 स्टेप में कर देता है, तो हम कहेंगे 5 स्टेप वाला अच्छा है। ठीक है, तो एक तो हमने ये करना है कि टाइम बचाना है, उसमें टोटल स्टेप कितने हैं, उसी से टाइम बचेगा। दूसरा हमने ये करना है कि एल्गोरिदम स्पेस कितनी ले रहा है, खर्चा कितना हो रहा है उस पर।
ठीक है, आम लफ्जों में खर्चा, और कंप्यूटर की ज़बान में उसको मेमोरी कहा जाता है कि कितनी मेमोरी ले रहा है, मेमोरी पे कितनी जगह ले रहा है। हम ऐसे एल्गोरिदम को अच्छा समझेंगे जो कम मेमोरी लेगा, जो ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करता है उस एल्गोरिदम को हम अच्छा नहीं समझेंगे, ऑल्दो कि वो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जो एल्गोरिदम ज़्यादा मेमोरी लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, हम उस एल्गोरिदम को एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं कहेंगे, बिकॉज उस एल्गोरिदम ने हमारा काफ़ी हमारी जो स्पेस है और टाइम है वो ज़ाया किया है। हालांकि उसने वही काम किया, लेकिन उस एल्गोरिदम को इसके मुकाबले में हम बेहतर समझेंगे जो कम टाइम और कम स्पेस ले। तो दो पैरामीटर हैं एल्गोरिदम को चेक करने के, एल्गोरिदम कम टाइम ले और कम स्पेस ले तो उस एल्गोरिदम को हम अच्छा समझेंगे, लेकिन इस चीज़ पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि वो रिजल्ट बेहतर ना दे। रिजल्ट उसको बिल्कुल एक्यूरेट देने चाहिए, रिजल्ट एक्यूरेट देता हो और कम टाइम और कम स्पेस में वो ये काम कर दे अगर, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये बेहतर एल्गोरिदम है एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिदम। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिदम। हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जनाब मिलते हैं फ्लो चार्ट के साथ। इस टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आपने पूछना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ईमेल मी, और यू कैन डिस्कस विद मी ड्यूरिंग द क्लास।